हाँ, आवाज आ रही है और स्लाइड विजिबल। यस सर, आ रही है आवाज, स्लाइड भी विजिबल है। विजिबल। यस सर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस वीक का। वो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। इसमें हम डिफरेंट जो है ना बेसिक एक्सियम्स पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के। इसके अलावा सेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे क्या है। अच्छा, एक्सियम बेसिकली मैथमेटिक्स में या लॉजिक में एक्सियम एक अनप्रूवेबल रूल होता है या फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है कि वो ट्रू है बिकॉज वो सेल्फ एविडेंट होता है या पर्टिकुलरली यूजफुल होता है। ठीक है, तो एक्सियम का मतलब ये होता है कि एनी अनप्रूवेबल रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू, क्योंकि इट इज सेल्फ एविडेंट और पर्टिकुलरली यूजफुल। तो देखते हैं इनको, इसको आगे जाके कि क्या क्या इसमें कंटेंट्स क्या क्या है इसके। तो जहाँ पे मसला है आवाज़ का, वहाँ पे मुझे रोक लेना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट थ्योरी क्या होती है। जो सेट थ्योरी है वो बेसिकली, सेट क्या होता है, सेट या इवेंट एक ही चीज़ है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम सेट कहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एक अबासीन की फुटबॉल टीम है, ठीक है, वो एक सेट है दैट कंसिस्ट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि फुटबॉल टीम का एक सेट बना लूँ जिसमें फुटबॉल प्लेयर्स हों, तो वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और है कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके मेंबर्स जो हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, पी क्यू एंड आर। उसको मैं कैसे लिखूंगा, सेट ए को, ए इज इक्वल टू पी क्यू एंड आर। अच्छा, इसके बाद अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट ए इज नोटेड बाय एन ए। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट ए में, पी क्यू एंड आर 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो एन ए है। तो इस अबव एग्जांपल में एन ए किसके इक्वल होगा, 3 के। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के कितने थे, 3, पी क्यू एंड आर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 1 to 10, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे उस सेट के? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? सर 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे। ठीक है, मुझे साथ साथ बताना है यार, पता चले। अच्छा, उसके बाद होता है नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल सेट का दूसरा नाम होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स दैट आर आल्सो ऑड। ठीक है, एक सेट है इवन नंबर्स का दैट इज आल्सो ऑड, तो ये सेट एम्प्टी होगा क्योंकि कोई भी इवन नंबर जो होता है वो ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, तो नल सेट इज द वन दैट डज नॉट अकर। तो एग्जांपल क्या थी, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8, दैट आर आल्सो ऑड। क्या कोई इवन नंबर ऑड होता है? नहीं होता। ठीक है, तो नहीं जो आपका ये सेट होगा, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा। सो नल सेट को ना दो तरह से आप इसकी नोटेशन दो तरह से कर सकते हो। एक उसकी नोटेशन है स्लैश जीरो, यूं लिखते हो उसको, तो कहते हैं स्लैश जीरो, स्लैश डाल के जीरो। या फिर इसकी सेकंड नोटेशन होती है करली ब्रैकेट्स। ये मैथ्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है, करली ब्रैकेट्स या फिर स्लैश जीरो से उसकी आप जो है ना नोटेशन करते हो। और एक और एग्जांपल नल सेट की, द सेट ऑफ मंथ्स विद 34 डेज। कोई ऐसा मंथ है जिसके 34 डेज हो? ठीक है, कोई ऐसा मंथ नो जिसमें सर। 34 नो डेज हो? सर। कोई मंथ नो ऐसा सर। नहीं है जिसमें 34 डेज हो, तो वो कौन सा सेट होगा, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दी कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स दैट आर आल्सो ऑड। ठीक है, सो नो नंबर जो है ना, बेसिकली कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि ऑड भी हो और इवन भी हो, सो देयर आर नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो इसको मैं यूं लिखूंगा या फिर स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, सो नोटेशन दो है हो गई। नल सेट। अच्छा, सबसेट क्या होता है? सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स जो है किसी और सेट में भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक सेट है, कोई एक ए सेट है। ठीक है, अगर वो मैं कहता हूँ कि वो सबसेट है बी का, तब वो सबसेट होगा बी का जब तमाम एलिमेंट सेट ए के सेट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ये जो आपके पास ब्लू जो सर्कल है,
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवल शेप जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऑल द स्टूडेंट्स इन अब्बासीन यूनिवर्सिटी। और ये जो रेड ओवल शेप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अब्बासीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, क्योंकि अब्बासीन में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स तो नहीं है ना, मास्टर्स वाले दूसरा अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, तो अब्बासीन के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो सब सेट है किसका, ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अब्बासीन के अंदर। ठीक है, तो क्या इसकी डेफिनेशन थी, सेट of which all the elements are contained in another set। इसके तमाम एलिमेंट्स, ये जो अबासीन पीजी स्टूडेंट्स है ये किसके अंदर आ रहे हैं, इस अबासीन स्टूडेंट्स के अंदर आ रहे हैं। सो द अबासीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ सबसेट ऑफ ऑल अबासीन स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, जिसके तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हो। अगर सेट ए सबसेट सेट बी का है तो इसका क्या मतलब होगा कि तमाम एलिमेंट जो सेट ए के हैं वो सेट बी में प्रेजेंट। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। हाँ जी। नो सर। अब ये आपने मुझे ये बताना है कि ये सेट पी है, पी सेट क्या है, ऑल पर्सन इन अबासीन यूनिवर्सिटी। ये जो लाइन है ना ये वाली, ये ओवल शेप जो बड़ी है ये क्या है, सेट पी है। इसका मतलब है ऑल पर्सन इन अबासीन। ये जो रेड वाला ओवल शेप है ये क्या है, एफ सेट है, अबासीन फैकल्टी। एस क्या है, अबासीन स्टूडेंट, ये वाला सर्कल। और ये क्या है, यूईटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, यूईटी टेक्सला की फैकल्टी। और ये सी सेट क्या है, कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर्स। मुझे ये बताओ कि एफ जो है वो सबसेट है पी का या नहीं? यस सर यस सर है। एस सबसेट है पी का या नहीं? है सर। यस सर एस डी, भी व्हाट है। अबाउट डी? नो सर। और व्हाट डी अबाउट नहीं है सर। व्हाट अबाउट सी? सी भी है बट नहीं है, यही तो बात नहीं होगा मैंने सर। बताई है कि सेट सी उस वक्त सबसेट होगा पी का जब तमाम एलिमेंट सी के पी के अंदर होंगे। अगर ये सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर होता तब वो सबसेट होता, क्योंकि ये पार्शली उसके अंदर इंक्लूडेड है तो ये सबसेट नहीं है। तो डेफिनेशन ही यही है कि ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन अनदर सेट। इसके कुछ एलिमेंट्स इसके साथ लिंक्ड है, बाकी एलिमेंट्स आउटसाइड इसके थ्रेशोल्ड के, तो ये सबसेट नहीं है सी का। ये याद रखना है कि जो कंप्लीटली उसके अंदर होगा उसके तमाम एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट होंगे। तो जो पी सेट है उसके अंदर जब एफ सेट के तमाम एलिमेंट्स इस पी सेट के अंदर होंगे तब वो सबसेट होगा। अब सी पार्शली जो है ना इनसाइड है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ पी। ये चीज समझ आइए? यस सर। सी सबसेट नहीं है, क्यों? क्योंकि तमाम एलिमेंट सी के पी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, पार्शली कुछ एलिमेंट्स जो है ना सी के पी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये था आपका जो है सबसेट। अब वेन डायग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, थोड़ा सा आगे भी इसको देखेंगे। दोबारा बता देता हूँ, वेन डायग्राम को प्राइमरी डायग्राम भी कहते हैं, सेट डायग्राम भी कहते हैं और लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं। और वेन डायग्राम क्या यूज करता है, ये सर्कल यूज करता है जैसे ये यूज हुए हैं। ठीक है, रिलेशनशिप शो करने के लिए बिटवीन फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स। और इसके अलावा जो सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, इस केस में जो है ना ये सर्कल ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉमनैलिटी है, इस वजह से ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ पे सर्कल ओवरलैप नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इनमें वो ट्रेड्स जो है वो ओवरलैपिंग ट्रेड्स नहीं है, सेम ट्रेड्स नहीं है, सेम एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये डिसजॉइंट है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है यू। यूनिवर्सल सेट आगे बताता हूँ क्या होता है। और ये सेट ए और ये सेट बी है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम थी जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन एलिमेंट्स एंड सेट के। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को जो यूजुअली है ना जनरली डिनोट किया जाता है यू से। इसके अलावा इसको ई से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करते हैं। वो जो इवेंट और स्पेस था ना, सैंपल स्पेस, उसके लिए भी एस और ई थी, वे वही चीज़ है। तो यूनिवर्सल सेट को के जो सिनोनिम्स है, सैंपल स्पेस भी कहते हैं यूनिवर्सल सेट को। कहीं पे पॉपुलेशन लिखा हो तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, कहीं पे यूनिवर्स लिखा हो इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट को बेसिकली होता क्या है? तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स है उसमें बेसिकली, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह कि लेट्स सपोज एक सेट ए है, एक ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 ए एंड बी। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3
ए बी और सी। पहली बात कि रेपिटेशन नहीं होगी यूनिवर्सल सेट में, ये 1 और 2 रिपीट हो रहे थे दोनों सेट में, तो हमने इसको रिपीट नहीं करना। ठीक है, ये 1 और 2 को हमने रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं हुए। ठीक है, उसके अलावा 3ABC। सो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं कि इट इज अ सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स। इसके एलिमेंट्स भी हैं, इसके एलिमेंट्स भी हैं यूनिवर्सल सेट में। सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट, इसके सारे एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है और बी के एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? विदाउट रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। 1 और 2 जो है दोनों सेट में आ रहा था तो रिपीट नहीं होगा यूनिवर्सल सेट में। तो याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट की एक डेफिनेशन ये है कि सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स, जैसे कि ए और बी रिलेटेड सेट्स थे, इन दोनों के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है विदाउट रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। 1 और 2 रिपीट हो रहे थे तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 रिपीट नहीं होगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं, जो 52 कार्ड्स हैं किसी भी डेक में, वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि 52 कार्ड्स जो होते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स की बात कर रहे थे। ठीक है, या फिर ये 52 कार्ड्स ये सारे क्या हैं? ये यूनिवर्सल सेट है, तमाम जो कार्ड्स हैं। या फिर आउटकम जो होती है जब टॉस करते हो कॉइन को, आउटकम क्या आती है? हेड और टेल, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट जो होते हैं यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं। यूनिवर्सल सेट की समझ आइए? यस सर। अब अगला जो सेट होता है वो होता है आई थिंक कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में ना रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर फिर फर्दर सेट्स हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट एस, इसके अंदर क्या क्या है? पी सेट है, क्यू है, आर है, ए बी सी। एस के अंदर क्या है? ए बी सी। फिर ये एस के अंदर ये फ्लां सेट। तो यूनिवर्सल सेट को याद रखना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगला सेट है जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट? अच्छा, इसमें अगर इसके लिहाज से मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो जो तमाम एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में दैट आर नॉट प्रेजेंट इन पी। समझ रहे हो बात? ये जो ब्लू शेडेड रीजन नजर आ रहा है, ब्लू शेडेड रीजन, Yes, sir. ठीक है, यस सर। ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कैसे? ये था आपका यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट था। फिर यूनिवर्सल सेट के अंदर ये एक सेट आया पी। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में से ये पी सेट हटा दूं, अगर ये वाला जो बाकी का पोर्शन शेडेड बचेगा ना, ये बाकी बच गए वो। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट होगा पी डैश, ये जो ब्लू शेडेड रीजन। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? कि जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन पी, जो कि इस पी के अंदर प्रेजेंट ना हो। यानी इस पी सेट को अगर मैं निकाल दूंगा इस यूनिवर्सल सेट में से, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये पी निकाल दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, जो बाकी पोर्शन बचेगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। सो जो कॉम्प्लीमेंट होता है सेट का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी कॉम्प्लीमेंट यूं, ठीक है, या फिर पी के ऊपर यूं सुपरस्क्रिप्ट में सी लिख देते हैं, पी सी। इसका बात कर रहा हूँ, ये जो पी है ना, इस सेट की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट या ए सी। ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट और सेकेंडली पी सी। ठीक है, जिस तरह भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब एक चीज याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना यूनिवर्सल, अगर एक यूनिवर्सल सेट है,
उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कोई एनीबॉडी, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये सर एम्प्टी सर सेट। एम्प्टी होगा, क्या होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये थी कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन बेसिकली दैट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट पी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही वो पूछ रहा है तो वो एम्प्टी सेट होगा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि उसमें दैट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट पी, ठीक है, कोई ऐसा सेट है ही। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक एम्प्टी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का सर कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये याद रखना, ठीक है, ये दो दो इसके जो है ना पॉइंट्स याद रखने हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड द क्योंकि वो सेट ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें से वो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कि उसमें प्रेजेंट ना हो, तो वो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट या नल सेट होता है। ये दो चीजें याद रखनी। अच्छा जी, इंटरसेक्शन, दो सेट्स का जो है ना इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन बेसिकली जो दोनों सेट में चीजें कॉमन हो ना उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। सेट ए और सेट बी में जो चीज कॉमन होगी वो उसका इंटरसेक्शन होगा। जैसे वो एग्जांपल की थी ना स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस की, कि कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और कुछ दोनों पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस, तो वो शेडेड रीजन जो था ना ये वाला, वो क्या था इसका? वो इसका इंटरसेक्शन था। तो इंटरसेक्शन दो सेट्स का ए और बी का क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट आर कॉमन इन बोथ इन ए एंड बी। सो या फिर इस दूसरी डेफिनेशन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओवरलैप करना। दूसरी डेफिनेशन इंटरसेक्शन की ये है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? जब दोनों सेट सेम टाइम पे अकर हो रहे होंगे। ये भी एक इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आगे एग्जांपल के साथ देखते हैं कि एक तो ये है कि ए सेट के जो एलिमेंट्स और बी सेट के जो एलिमेंट आपस में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको उनको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। या फिर दो इवेंट्स हैं ए और बी, अगर वो दोनों सेम टाइम पे अकर हो रहे हैं उसको भी हम कहेंगे इंटरसेक्शन। कैसे? पहली एग्जांपल क्या थी कि जो एलिमेंट सेट ए के और सेट बी के जो कॉमन है, अब जो फॉर एग्जांपल ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कोर्स है, ठीक है, आपकी क्लास में से जो एकेडमिक्स में अच्छे लड़के हैं, जिनका मतलब लिंग्विस्टिकली वो गुड है, वो कौन कौन से हैं? ए बी सी एक्स वाई जी। और जो प्लेयर्स हैं, गुड प्लेयर्स हैं, मतलब कुछ एथलीट्स भी होंगे, एथलेटिक्स में अच्छे होंगे, वो ये हैं बी डी वाई यू डब्ल्यू। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? मतलब जो दोनों एकेडमिक्स और इसमें गुड हैं गेम में, तो वो कौन कौन से दो लोग हैं? ये बी एकेडमिक्स में भी अच्छा है और गेम्स में भी अच्छा है, और दूसरा वाई एकेडमिक्स में भी अच्छा है और वाई गेम्स में भी अच्छा है। सो बी और वाई क्या हो जाएगा? उस चीज का इंटरसेक्शन। ये पहली डेफिनेशन समझ आई? यस सर। सर ठीक है। अच्छा, अब सेकंड डेफिनेशन ये थी कि मैंने कहा कि जब दो इवेंट्स की जो अकरेंस है वो सेम टाइम में हो तब भी वो इंटरसेक्शन होता है, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एक इवेंट आर है कि रेन फॉल्स, और इवेंट जी है आई विल गो टू द जिम। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये हुआ कि इफ द रेन फॉल्स एंड आई गो टू द जिम एट द सेम टाइम, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इवेंट हैज अकर्ड, मतलब कि दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन आपस में, कि रेन फॉल करेगी मैं जिम जाऊंगा, तो दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं एट द सेम टाइम, मतलब कि इफ द रेन फॉल्स एंड आई गो टू द जिम, मतलब मैं जिम तब जाऊंगा जब बारिश होगी। एट द सेम टाइम जो ही रेन बेसिकली व्हेन रेन स्टार्ट्स फॉलिंग एंड जो आप में से कोई भी एक है वो जिम चला गया, तो दोनों का आपस में क्या इंटरसेक्शन है? द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इवेंट्स हैज अकर्ड। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट क्या है? इनकी अकरेंस सेम टाइम पे हो रही है, तब भी ये क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। अब क्या कहते हैं, वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को देखते हैं कि नोटेशन है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी में जो कॉमन है ये शेडेड रीजन नजर आ रहा है ना, ब्लू शेडेड रीजन। सिमिलरली यस सर। तीन अगर सेट्स हैं ए बी एंड सी, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो तीनों में कॉमन है, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी ये सी ए और बी तीनों में कॉमन है। अगर मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसी में,
तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन, ये ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ये पूरा, ये इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं कहूँ बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो बी इंटरसेक्शन जो सी है वो ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन होगा, ये वाला, yes sir, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो पूछ क्या रहा है, ए बी की इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ए सी की पूछ रहा है, या तीनों की इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इसको देख देख के करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब मैं जो पूछूंगा मुझे उसका आंसर देना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी। सर जहाँ W और S आ रहा है। W और S, गुड, ठीक है, W एंड S, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, P, सर P जो आ रहा है। P, ठीक है, P वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बी इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, नहीं है। सर कुछ नहीं है। ठीक है, null, नल, नल सेट होगा, एम्प्टी होगा। तो ये चीज बेसिकली तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर करना था, वो क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन सी को आप ऐसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ठीक है, ओके है, yes sir, Yes, यस सर। ठीक है। अब यूजिंग द वेन डायग्राम ऑन द प्रीवियस पे, ये वही चीज है जो मैंने पूछ ली। अब इसमें से मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। हाँ जी, देख के बताना गौर से। सर W और WI T। W और T, W एंड T, T। T, ठीक है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, T है सर पहले, क्या चीज, T सर। टी होगा, ठीक है, T। सिर्फ टी होगा, ये वाला क्वेश्चन। yes sir, समझ आइए बात की, यस sir. सर। गुड। अच्छा, इसमें बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, TSX, क्या होगा, TSX। TSX, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये yes वाला, sir, ठीक हो गया, गुड। अच्छा, अब दूसरा सेट होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब उल्टा उसका, इंटरसेक्शन सेट, जो इंटरसेक्शन था सेट का उसका बिल्कुल अपोजिट। जब दोनों सेट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो दो इवेंट्स डिस, या फिर दूसरी डेफिनेशन, इस तरह उसमें डेफिनेशन थी कि अकरेंस सेम टाइम पे हो रही है, इसमें क्या होगा उसका अपोजिट, जब अकरेंस सेम टाइम पे नहीं हो रही होगी। तो दो डेफिनेशन है कि जब दोनों एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी मेंबर जो है सेट का वो कॉमन नहीं है, या फिर सेट जो है जिसका इंटरसेक्शन इक्वल होगा एम्प्टी सेट के, ये भी आप कह सकते हो। ऐसे ही है ना, जब दोनों कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी। डिसजॉइंट सेट ये होता है, MT हो जाएगा। null हो जाए, ये सामने जो लिखा हुआ है ना, ये डिसजॉइंट सेट है, ये वाला इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि दोनों सेट में कोई कॉमनैलिटी है ही नहीं। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि दोनों के जो इवेंट्स है वो सेम टाइम में अकर नहीं होते। या फिर इसको मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि दोनों सेट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। याद है पहले लेक्चर में पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब यस सर। दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, या फिर दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे। इंटरसेक्शन में तो यूं ओवरलैपिंग हो रही थी ना, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसमें यूं कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। yes, ठीक है, ये देखो ए और बी आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये कौन से सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट। यूनियन क्या होती है जी, सेट की, दो सेट की disjoint set, Disjoint ऑल द empty एलिमेंट्स ऑफ, बेसिकली एक ऐसा सेट जिसमें हर सेट के एलिमेंट्स हो। सर। अब ए और सर बी, आपकी आवाज चली गई है। क्या लिखा है? यूनियन होता है कि दो सेट्स की यूनियन, मतलब ए और बी सेट की यूनियन का ये मतलब है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स की कलेक्शन, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोनों सेट्स के एलिमेंट की कलेक्शन को कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। आवाज आ रही है, यस सर अभी आ गई।
यानी सेट ए और बी सेट की कलेक्शन दोनों की, और ए यूनियन बी का ये सिंबल है, नोटेशन जो है। अब मुझे बताना ये है इसमें ए यूनियन बी क्या होगा। हाँ जी, एनीवन। सर ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आ तो जाएंगे कौन यूनियन कौन बी से में। एलिमेंट? सर पी आर टी डब्ल्यू वाई एस एक्स। एक्स। ठीक है, गुड। अब इसको अरेंज करके लिख देना, ठीक है। इनको जब अरेंज करके लिखोगे सेट्स की ठीक फॉर्म है। में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। सिमिलरली यूनियन बी। मुझे यूनियन बी। आप ये बता दो बी यूनियन सी क्या होगा। सर एक्स वाई एक्स एस यू। ठीक है, इसमें वाई भी आएगा होगा सर। एक्स वाई आएगा, वाई आएगा, एस आएगा, यू आएगा, डब्ल्यू भी आएगा और टी भी आएगा। और टी भी आएगा। ठीक है, मतलब इन इस सेट के अंदर दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अरे यूनियन में क्या आप करते हो कि यूनियन दो या दो से ज्यादा यूनियन सेट का दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द सेट। हर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये वही एक्सरसाइज है जो मैंने पूछी। मुझे ये बताओ, ये वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया शेड होगा? सर जो ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप हुआ है, ठीक है, ये वाला एरिया शेड होगा, ये वाला। ए यस इंटरसेक्शन सर। में ये होगा, और ए यूनियन बी में कौन सा शेड होगा? ये सारा आ जाएगा सारा आ जाएगा, ओवरऑल। ये सारा शेड हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ना कुछ यस सर। चीजें जो है ना वो यस सर। बाकी भी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक ये एक फिगर है। सेट ए का ये मतलब है, ये जो ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है, ग्रीन पोर्शन, यस सर। ठीक है। ए मतलब सिर्फ ए शेडेड है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब था कि ए के एलिमेंट्स को निकाल दिया जाए तो जो बाकी यूनिवर्सल सेट में सारा पोर्शन होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ए वाला जो व्हाइट पोर्शन है इसको हटा दो, तो जो ए के ग्रीन अलावा शेडेड रीजन है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। बी क्या होगा? बी वाला सारा शेडेड होगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी सेट को निकाल के जो सारा पोर्शन बचेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट है। बी के ए यूनियन बी क्या है? ये सारा शेडेड। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये ओवरलैपिंग जो हुई है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? इनको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था? बी कॉम्प्लीमेंट ये था कि बी इसको छोड़ के ये सारा पोर्शन, अब ये तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन था ये। अब बी कॉम्प्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट में आपस में इंटरसेक्ट ये वाला पोर्शन करेगा, ये वाला। ठीक है, ए ये यहां से यहां तक था ना ए, लेकिन इंटरसेक्शन इसका और इसके साथ ये वाला पोर्शन आएगा। सिमिलरली ए इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का ये पोर्शन आएगा। फर्दर ये आप लोग इस फिगर्स को देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देखना, ये शेडिंग पता होनी चाहिए। सिमिलरली ये बाकी जो शेडिंग, ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, एक एक और चीज कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी आर बोथ। ठीक है, ये एक और चीज याद रखनी है, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी और बोथ, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बोथ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? बोथ ए एंड बी। और ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी आर बोथ। अब दो जो है ना बेसिकली प्रोबेबिलिटी के जो है ना दो, ये आखिरी बस हमारा है इस लेक्चर का, लास्ट ये। अच्छा, कुछ रूल्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के। पहला रूल है एंड रूल, और सेकंड है और रूल, और थर्ड है नॉट रूल। कौन कौन सा है? कौन कौन से रूल हैं? आवाज आ रही है? एंड और एंड और नॉट रूल। नॉर। एंड रूल्स याद रखना है, जब भी एंड का वर्ड आएगा इसका मतलब है मल्टीप्लाई। क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। ये चीज याद रखनी है। और जब भी आएगा इसका मतलब है ऐड। क्या मतलब है?
ऐड, Add. मैं Add. बताता हूँ, नॉट आगे मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सो एंड रूल, Okay. जब भी आप ये वर्ड कहीं भी देखोगे एंड, तो फौरन ख्याल आना चाहिए कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है, और कहीं भी आपने और देखा तो मतलब ऐड करना है, ये चीज याद रखना। अब प्रोबेबिलिटी कोई भी जो दो इवेंट्स की है ना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये याद रखना, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ठीक है, जो आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा देते हो, क्योंकि एंड जब भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कराना है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास दो डाइस है, एक और ये दो, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी इसको छोड़ो, दूसरे को रहने दो, भी पहले को, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ 2 आने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ऑफ गेटिंग 2? इस डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 divided by 1 6. divided by 6. और ये जो डाइस है इसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ जी, सर आवाज कट रही है, सर आवाज कट रही सेकंड है। डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये जो सेकंड डाइस है इसमें 3 आने की सर। प्रोबेबिलिटी क्या है? सर वो भी 1/6 1 बाय होगा। 6, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये करने लगा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड 3? 2 एंड 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड 3 इफ यू हैड 2 डाइस? वो क्या सर होगी? दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। Probability निकली है, उनको multiply 1 करना है। over 6, एंड का वर्ड आ गया ना बीच में, तो आपने Yes, इसकी sir. रियल प्रोबेबिलिटी को और इसकी रियल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितनी हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय, 36. समझ आई बात की? यस सर। ये होता है एंड रूल। Yes. एंड रूल क्या होता है कि आपने आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है दो इंडिपेंडेंट इवेंट। ये एक अलग इवेंट था कि डाइस में 2 क्या आएगा, ये भी एक अलग इवेंट था, डाइस में 3 क्या आएगा। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन के 2 एंड 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। Multiply. ये बात समझ आ गई? यस सर। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते इवेंट, और नॉन इंडिपेंडेंट वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बकेट है, उसके अंदर रेड बॉल भी है और ग्रीन बॉल भी है। एक बकेट है या कोई हैट है, उसके अंदर रेड बॉल भी पड़ा हुआ है, ग्रीन बॉल भी पड़ा हुआ है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो बॉल निकालोगे वो रेड है? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। 1/2। 1/2 है। ठीक है। अब आपकी सेम यही बात कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ग्रीन बॉल निकालोगे? सर वो भी 1/2 है। 1/2। वो उस केस में है जब आप रेड बॉल को वापस दोबारा रख दोगे। अगर आपने रेड Yes, बॉल sir. निकाल लिया है, नॉन इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ, 1 नहीं होगी। यानी डिपेंडेंट की बात बता रहा हूँ कि अगर आपने रेड, वो रिप्लेसमेंट और Yes, विदाउट sir. रिप्लेसमेंट की बात बता रहा हूँ, अगर आपने रेड बॉल निकाला, मतलब कोई भी बॉल है, पहली अटेम्प्ट में आपने रेड निकाला 1/2, ठीक है। सेम है, ग्रीन बॉल की भी 1/2 ही होगी, क्योंकि या रेड निकालोगे या ग्रीन। लेकिन जब आपने रेड बॉल निकाल दिया, ठीक है, और उसको बाहर रख दिया, वापस मिक्स नहीं किया, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी दोबारा क्या होगी, वो क्या होगी? 0। और ग्रीन की जीरो, Zero. जीरो होगी। ग्रीन की 1 हो One. जाएगी। 1 होगी, ग्रीन की 1। ये होता है नॉन 1 by इंडिपेंडेंट, 1. इसको कहते हैं नॉन इंडिपेंडेंस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। तो एंड रूल के लिए इवेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये याद रखना है। एंड रूल के लिए इवेंट क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस पे डिपेंड ना करे। Independent. तो ये चीज याद रखनी है कि एंड रूल के लिए इवेंट क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके। Independent. Yes, और sir. रूल क्या है? और Yes, रूल sir. होता है ऐड रूल। और रूल में अब मैं ये पिछले एग्जांपल देता हूँ। मैंने पीछे आपको जब एग्जांपल करवाई उसमें 2 डाइस थे। मैंने पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आने की, तो आपने क्या बताया था?
1 by 1 by 6 6 क्या प्रोबेबिलिटी है 3 आने की, आपने क्या बताया था? 1 1 by by 6 6 मैंने पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है 2 and 3 आने की, तो आपने क्या किया था 1 by 6 मल्टीप्लाई कराया था। 1 by 6। मल्टीप्लाई कराया। अब मैं कहता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है 2 और 3 आने की, 2 आए या 3 आए, अब आप क्या कराओगे, ऐड करवाओगे 1 by 6 प्लस दोनों 1, को ऐड करा। तो ये क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। ये बात समझ आइए कि और एंड में फर्क क्या है, और जहां पे भी आप सुनोगे यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3, तो वो आपकी होगी ऐड होगा, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 3, तो उसमें आप क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो ये चीज याद रखनी है, जब भी एंड आएगा तो मल्टीप्लाई, जब भी और आएगा तो ऐड। तो एक चीज यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, पिछले में आंसर आपका क्या आया था, एंड वाले में सेम क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, 1 डिवाइडेड बाय 36 1 डिवाइडेड बाय 36, और में आंसर क्या आ रहा है 1 1 डिवाइडेड by बाय 3। 3 मुझे ये बताओ आंसर ज्यादा किस में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किस में आ रही है, एंड में या और में? सर और में आ और में और सर, में। और में। और ये में। चीज याद रखनी है, एंड रूल में प्रोबेबिलिटी हमेशा कम आएगी। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो एंड रूल में, आप 2 and 3 यानी आप रिस्ट्रिक्शन ज्यादा इंपोज कर रहे हो उस पर, कि 2 भी आए और 3 भी आए, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हो उसको, ठीक है। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम आएगी, जब आप किसी चीज पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करोगे उसकी अकरेंस का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से रिस्ट्रिक्शन हटा दोगे, आप कह रहे हो 2 आ जाए या 3 आ जाए, या 2 आए या 3 आए या 3 आ जाए, तो आप क्या कह रहे हो, उस रिस्ट्रिक्शन को कम कर रहे हो। जब भी रिस्ट्रिक्शन को कम करोगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब एंड में आपने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा इंपोज कर दी थी, आपने कहा 2 भी आए और 3 भी आए, आप रिस्ट्रिक्शन बढ़ा रहे हो उस पर, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेस आएगी। जब भी आप उस चीज पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हो ज्यादा, तो वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कम आती है, और जिस आप इस रिस्ट्रिक्शन को हटाते हो, कम करते हो, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है। तो दैट्स वाई ये याद रखना है कि और रूल में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एंड रूल से ज्यादा आएगी। सो एंड रूल में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती है और आर रूल में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। समझ आइए? समझ आ गई है? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो जी एंड सर रूल में आ रही है। प्रोबेबिलिटी लेस होगी और रूल में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। 1 मिनट रह गया है, ये नॉट रूल बता दूं। नॉट रूल क्या होता है? नॉट रूल बेसिकली द चांस ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग माइन इज 1 माइनस चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब एक इवेंट जो कि नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होगी 1 माइनस, अगर उसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा डाइस पे, बिलाल क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 by 6 सर। 1 by 6, गुड, ठीक है। 1 by 6 प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा डाइस पे। मैं अगर उल्टा कर दूं सवाल, मैं कहूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल 1 में से माइनस करोगे जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है उसको, वो क्या बनेगी 5 डिवाइडेड बाय 6। तो बात तो वही है कि 1 by 6 अगर आ रहा है तो 5 by 6 वो नहीं आएगा, तभी सम इक्वल टू 1 होगा ना। 1 by 6 प्लस 5 by 6 इज इक्वल टू यस 1 सर। होता है ना। मैंने स्टार में कहा था प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 होता है। सो नॉट रूल में चांस ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 माइनस चांस ऑफ इट हैपनिंग, कि 1 में से माइनस कर दोगे उसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को, तो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 थी, 1 में से माइनस कर दोगे तो 5 by 6, वो क्या होगी 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई मसला? नो सर। किसी और को मसला?